नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन ई क्लासेज में। आज हम देखेंगे शिक्षण अभिक्षमता की एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में सामाजिकता या सामाजिक परिपक्वता जो टॉपिक है उससे संबंधित है। तो सामाजिकता के गुण के विकास के लिए सशक्त और जो औपचारिक माध्यम है वो कौन सा है? पहला है विद्यालय पर्यावरण, पास पड़ोस या मित्र मंडली या उपयुक्त सभी। तो ये सब तो क्या है? अनौपचारिक माध्यम है। कैसे माध्यम है? अनौपचारिक माध्यम है। सामाजिकता के विकास का अनौपचारिक माध्यम है। इनके अलावा और क्या हो सकता है? बालक का परिवार हो सकता है और परिवार के जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं, माता पिता सब आगे, और पास पड़ोस और मित्र मंडली। ये सब तो अनौपचारिक जो माध्यम है वो है। क्योंकि विद्यालय पर्यावरण और बालक के जो शिक्षक है वो सब कैसे माध्यम है? औपचारिक माध्यम, औपचारिक माध्यम है। तो ये बात आप ध्यान रखना। जो यहां जो उत्तर सही होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़ते हैं। आपके अनुसार उपेक्षित छात्रों को कक्षा में बैठने की व्यवस्था में क्या अपेक्षित परिवर्तन किए जाने चाहिए ताकि ऐसे छात्रों में सामाजिक भावना का विकास हो सके? पहला ऑप्शन है, ऐसे छात्रों को उन छात्रों के साथ बैठने के अवसर प्रदान किए जाए जिन्हें वे पसंद करते हैं। दूसरा है, ऐसे छात्रों को कक्षा में जो प्रथम पंक्ति है वहां बैठाया जाए ताकि वे शिक्षक के ध्यान केंद्र में बना रहे, शिक्षक की उन पर नजर बनी रहे। ऐसे छात्रों को कक्षा में पृथक कर दिया जाना चाहिए तथा सबसे पीछे की रिक्त सीट पर बिठाया जाए, या ऐसे छात्रों के लिए शिक्षक प्रभावी उपाय करे किंतु उत्तम परिवर्तन न होने की दशा में उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। देखो हमें क्या करना है, बालक में सामाजिक भावना है उसका विकास करना है। तो उसके लिए उसे पृथक तो कर नहीं सकते भाई, अलग अलग बैठाएंगे तो सामाजिक का विकास कैसे होगा? इसलिए सबसे आवश्यक है कि जिनसे, सीधी सी बात है कि जिनसे छात्रों की बनती है या जिन्हें वो पसंद करते हैं उनके साथ बिठाया जाए। तो उनमें सहभागिता और सामाजिकता, इनका विकास होगा। कब? जब उनको जो बालक जो अपने साथियों को पसंद करते हैं उनके साथ उन्हें बिठाएंगे। अब प्रथम पंक्ति में बिठाएंगे तो उसकी नजर बनी रहेगी, लेकिन जो सामाजिक भावना है उसका विकास नहीं होगा। पीछे की सीट में बैठाने से भी नहीं होगा, अलग करने से भी नहीं होगा, और स्वतंत्र छोड़ने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो सामाजिक भावना उसका विकास किस प्रकार होगा? उन्हें छात्रों के साथ ही बैठाना पड़ेगा, तभी सामाजिक जो विकास है वो होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में सहयोगात्मक प्रवृत्तियों के विकास के द्वारा उनसे विद्यालय की व्यवस्था, स्वच्छता, फर्नीचर आदि के रख रखाव में सहायता ली जा सकती है। सदैव, प्रायः, नहीं या कभी नहीं। कि जो विद्यार्थी है वो विद्यालय का जो फर्नीचर है या जो विद्यालय में जो स्वच्छता की जो व्यवस्था है उनमें उस छात्र की सहायता ली जा सकती है। कब कब? इससे क्या होगा? उनमें सहयोगात्मक जो प्रवृत्ति है उसका विकास होगा। सहयोगात्मक प्रवृत्ति जो है वो सर्वांगीण विकास का भाग है, सर्वांगीण विकास का भाग है। और एक शिक्षक का एक कर्तव्य बनता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए जो सहयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास करने के लिए ये सब कार्य विद्यार्थी से करवाए जा सकते हैं, और वो कब? सदैव, हमेशा करवाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिपक्वता का एक और क्वेश्चन है। सामाजिक परिपक्वता में वृद्धि होती है कब? आयु में वृद्धि के साथ साथ, या आर्थिक उन्नति के साथ साथ, या समान वृद्धि के साथ साथ, या सामाजिक सांप्रदायिकता के साथ साथ। देखिए एक बालक जब शैशव अवस्था में होता है
उसके बाद बाल्यावस्था आती है और इसके बाद किशोर अवस्था आती है। बालक का जब जन्म होता है तब से लेकर 2 साल तक की जो अवस्था होती है वो शेष अवस्था होती है, और 2 साल के बाद 10-12 साल तक बाल्यावस्था होती है, और 12 साल से 18 या 19 साल तक किशोर अवस्था होती है। तो शेष एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि जो शिशु होता है वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक, न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक। जबकि बाल्यावस्था में होता है बालक, उसमें सामाजिकता की जो भावना है उसका विकास हो जाता है, और किशोरावस्था में सामाजिक भावना का और भी ज्यादा विकास होता है और ज्यादा निखार आ जाता है। तब पूछा ये कि सामाजिक जो परिपक्वता है उसमें वृद्धि होती है। कब कैसे वृद्धि होती है? तो यहां हम देख रहे हैं कि आयु जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है उसकी आयु में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे सामाजिकता भी बढ़ रही है, सामाजिक जो परिपक्वता है वो भी बढ़ रही है। आपसे पूछ सकता है कि बाल्यावस्था में बालक होता है, एक ऑप्शन दे देगा सामाजिक, दूसरा दे देगा असामाजिक, तीसरा दे देगा गैर सामाजिक और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक। बाल्यावस्था में बालक सामाजिक होता है। कैसे? उसके मित्र होते हैं, जब विद्यालय में चला जाता है तो उसके मित्र बनते हैं, और मित्र कब बनेंगे? जब उसमें सामाजिक परिपक्वता का विकास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयु में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक जो परिपक्वता है उसका विकास होता है। फिर से सामाजिक परिपक्वता से संबंधित क्वेश्चन। सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? कि सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति है उसका श्रेष्ठ लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है क्रोधपूर्ण व्यवहार। क्रोधपूर्ण व्यवहार कौन करते हैं? जो व्यक्ति कुसमायोजित है, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते, वो व्यक्ति क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं। एक होता है संयमपूर्ण व्यवहार, सब कुछ अपने कंट्रोल में हो ऐसा व्यवहार, या संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यवहार। अस्थिर, अगर यहाँ स्थिर होता तो ये उत्तर सही हो जाता, लेकिन यहाँ जो शब्द है वो अस्थिर है, मतलब वो स्थिर नहीं है, उसके संवेग है, वो कंट्रोल में नहीं हुए। क्रोधपूर्ण व्यवहार वाली बात यहाँ है। आगे तटस्थ व्यवहार, उसका जो व्यवहार हो प्रत्येक परिस्थिति में तटस्थ हो, तो ये भी नहीं चलेगा। जो ऑप्शन होगा वो भी सही होगा। उसका जो व्यवहार है यही उसका लक्षण होता है कि उसका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? संयमपूर्ण होना चाहिए, और उसके जो संवेग हैं उसका जो व्यवहार है कैसा होना चाहिए? संवेगात्मक रूप से स्थिर व्यवहार होना चाहिए। यह भी एक लक्षण है इसका। सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति है उसका एक लक्षण ये भी है कि उसका जो व्यवहार है वो संवेगात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए और वो समायोजित होना चाहिए, समायोजित होना चाहिए। तो ये दो जो लक्षण है वो आप और ध्यान में रखना। तो उत्तर है वो बी सही हो ही गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सहयोगी जो शिक्षक हैं उनको तेज बुखार है और वह आपसे अपनी कक्षा में जाने के लिए अनुनय कर रहा है, विनती कर रहा है, क्योंकि आपका जो उक्त कालांश है वो रिक्त है। ऐसी स्थिति में आपका निर्णय क्या होगा? आप बिना किसी हिचक के सहर्ष सहयोग हेतु तैयार हो जाएंगे और कक्षा में चले जाएंगे, या आप सोचेंगे कि पूर्व में उक्त सहयोगी ने आपकी मदद नहीं की थी अतः आप उनसे कक्षा में जाने के लिए मना कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने सहयोगी शिक्षक की कक्षा में चले तो जाएंगे किंतु उन पर रोब गाली करेंगे, रोब जाएंगे, या आप कह देंगे कि मुझे यही 1 घंटा रिक्त मिला है अतः मैं विश्राम करूंगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है और ये एक प्रकार का व्यवहारिक क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है। तो यहां देखते हैं, अगर आपका शिक्षक है वो किसी कारणवश कक्षा में नहीं जा पाता है और आपसे विनती करता है और वो कालांश आपका खाली है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के सहर्ष और पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण सहयोग के साथ उस कक्षा में जाएं और अधिगम शिक्षण कार्य करवाएं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है। आप उक्त छात्र के
आप उच्च छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या निर्णय करना पसंद करेंगे? यहाँ अध्यापक है कि एक जो छात्र है वो प्रतिभाशाली छात्र था। कैसा था? प्रतिभाशाली छात्र। वो प्रतिभाशाली छात्र कुसंगति में पड़ गया है, अतः आप उक्त छात्र के अध्यापक होने के नाते क्या उपाय करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? देखो, पहले तो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, एक छात्र होता है मंदबुद्धि, मंदबुद्धि। एक होता है औसत बुद्धि, सामान्य बालक बोलते हैं जिसको। एक होता है प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली जिसकी योग्यता औसत स्तर की होती है। औसत स्तर यहाँ जो आईक्यू है, आपने एक नाम सुना होगा आईक्यू। तो अभी के लिए केवल इतना ध्यान रख लो कि औसत जिसकी आईक्यू 90 या 110 के बीच होती है वो बालक, या 120 भी कई ने 120 बता रहा है, कई मनोवैज्ञानिकों ने, कईयों ने 110 बता रखा है। तो जिसकी आईक्यू 90 से 120 या 110 के बीच होती है वो बालक औसत बुद्धि का होता है, और जिसकी आईक्यू 90 से कम होती है वो मंद बुद्धि का होता है, और जिसकी जो आईक्यू होती है वो 120 से अधिक होती है वो बालक प्रतिभाशाली बालक होता है। देखिए, तो प्रतिभाशाली बालक है, आप समझ चुके हैं कि औसत स्तर से उच्च स्तर का होता है। तो वो प्रतिभाशाली बालक के साथ क्या हुआ कि वो कुसंगति में पड़ गया, तो आप उनके अध्यापक होने के नाते क्या निर्णय लेंगे? देखिए, ऑप्शन की ओर चलते हैं। आप उक्त छात्र पर नजर रखेंगे और स्टाफ रूम में बुलाएंगे तथा समस्या के कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, या आप उक्त छात्र को बराबर समझाने का प्रयास करेंगे और अनुकूल जो परिवर्तन है वो न होने पर उसके माता पिता व प्रधानाचार्य को बता देंगे, या आप उक्त छात्र को शारीरिक दंड देकर सुधारने की दिशा में प्रयास करेंगे। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अगला है, आप उसे कक्षा में तिरस्कृत भाव से देखेंगे, तो ये भी नहीं करना। अब बात रही इन दोनों में, तो आपका जो निर्णय होगा वो इस प्रकार होगा कि इसके पीछे उसके कारण क्या है। इसके लिए आपको वही निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा, निदानात्मक परीक्षण करना पड़ेगा, और जब उसके कारणों का पता लग जाएगा तब आप उसके कारण दूर करना, आपको उसके जो कारण है उनको दूर करना पड़ेगा, उसकी कमजोरी को दूर करना पड़ेगा। इसके लिए जो शिक्षण होगा वो होगा उपचारात्मक शिक्षण। सीधा सीधा पूछ सकता है कि जो बालक की जो कमजोरी है उसके कारणों को दूर करने के लिए कौन सा शिक्षण कराया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण। और कारणों को जानने के लिए कौन सा शिक्षण कराया जाता है? निदानात्मक शिक्षण। तो यह आप ध्यान रखना। यहां क्या करना पड़ेगा कि उस छात्र पर नजर रखेंगे और उसे व्यक्तिगत रूप से उस बालक की जो समस्या है उसके कारणों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र क्रीडा स्थल पर चल रहे क्रीडा उत्सव में सहभागिता करते हुए बेहोश हो जाता है तो आप कैसा व्यवहार प्रदर्शन करेंगे? देखो, क्रीडा स्थल बोलते हैं खेल के मैदान को, खेल मैदान होता है उसे क्रीडा स्थल बोलते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप जो व्यायाम शिक्षक हैं या तो शारीरिक जो शिक्षक हैं उनकी मदद से उक्त छात्र को तत्काल प्राथमिक सहायता प्रदान करेंगे तथा चिकित्सक से संपर्क करेंगे। दूसरा है, आप उक्त छात्र की संभावित सहायता करेंगे और चिकित्सालय में भर्ती करा देंगे। तीसरा है, आप प्रधानाचार्य को सूचित करके अपने दायित्व की पूर्ति करेंगे, या आप घटनास्थल से बचकर पलायन कर जाएंगे ताकि आप किसी जिम्मेदारी से बच सके। ये तो बिल्कुल गलत है। बात रही तीनों में से। देखो, अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है या कुछ भी उसके साथ घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहले उसे जरूरत होती है प्राथमिक उपचार की। अस्पताल में जाने से पहले किसकी जरूरत होती है? प्राथमिक उपचार की। तो प्राथमिक उपचार वो इस ऑप्शन में है, इस आधार पर ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपके निकट संबंधी को गंभीर दशा में रक्त की तत्काल आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? क्या आपका कोई निकट संबंधी, कोई रिश्तेदार है, उसको रक्त की आवश्यकता है, तो आप क्या निर्णय लेंगे? आप तत्काल स्वयं का व परिवारजनों का रक्त परीक्षण कराएंगे, यदि रक्त मैच करता है तो तत्काल रख देंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि तुरंत जो जितने आपके परिवारजन है, मित्रजन है, उनका रक्त परीक्षण कराएंगे और तुरंत रक्तदान कर देंगे। आप रक्तदान नहीं करेंगे
किंतु पर्याप्त रक्त की व्यवस्था के लिए आप उसे ब्लड बैंक से खरीद लेंगे, या आप ऐसे मौके पर अनदेखी कर देंगे, या आप ऐसी परिस्थिति आने पर कोई गंभीर मामला बना लेंगे। बिल्कुल गलत है। क्या करना चाहिए? आपके जो परिवारजन है उनका रक्त परीक्षण कराएं, अगर मैच होता है तो रक्त दान करें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामूहिक परिचर्चा से संबंधित। सामूहिक परिचर्चा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए जब आप समूह के कुछ सदस्यों से सहमत नहीं होते तो किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं? पहला है उत्तेजनापूर्ण विरोध करना चाहिए, या आक्रामक जो रवैया है वो अपनाना चाहिए, या अपने पक्ष का शालीनता से प्रस्तुतिकरण, या शांतिपूर्ण अनुसरण। तो देखो, आक्रामक रवैया है ये तो कुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति कुसमायोजित होता है वो आक्रामक रवैया अपनाता है, तो यह तो नहीं अपनाना चाहिए। देखो, सामूहिक परिचर्चा में क्या होता है, अगर आप अगले की बात से सहमत नहीं हो तो अपना जो मत है वो दूसरों के विचारों से बिना प्रभावित हुए बिना बिल्कुल शालीनता से उसे सामूहिक जो परिचर्चा है उसकी गरिमा बनाए रखे और अपना जो पक्ष है वो प्रस्तुत करे। शालीनता का मतलब है कि दूसरे के जो विचार है उससे आपके जो मत हैं वो प्रभावित नहीं होने चाहिए, निष्पक्ष रूप से अपने जो मत हैं उनका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन। नेतृत्व का जो मूल आधार है वो क्या है? पहला है सामूहिक हित भावना, या सेवा की भावना, या प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा, या शक्ति संपन्न की प्रबल इच्छा। तो देखो, नेतृत्व किसका किया जाता है? किसी समूह का किया जाता है, और वो समूह है या उस समय का नेतृत्व तब तक ही कायम रहता है जब तक उसमें पूरे समूह को साथ लेकर चले, पूरा जो समूह है उसको साथ लेकर चले, और उस समूह में व्यक्तिगत हित भावना ना होकर व्यक्तिगत जो लाभ है या व्यक्तिगत लाभ ना होकर पूरे समूह के बारे में सोचा जाए, पूरे समूह के बारे में सोचा जाए, तो उसे कहते हैं सामूहिक हित भावना, और यही इस नेतृत्व का मूल आधार होता है। अगर सामूहिक हित भावना की जगह व्यक्तिगत हित भावना हो जाता तो वो समूह है बिखर जाता, उसका अस्तित्व भी नहीं रहता। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर से नेतृत्व से संबंधित। एक उत्तम नेता का गुण है अनुयायियों को साथ लेकर चलना। एक समूह के जितने सदस्य होते हैं उन सबको अनुयायी कहते हैं, नेता के पीछे चलने वाले को अनुयायी कहते हैं। उनको साथ लेकर चलना, या परोपकार की भावना से कार्य करना, या स्वार्थ सिद्ध करना, या स्वसत्ता से सभी को संचालित करना। स्वार्थ सिद्ध करना तो बिल्कुल नहीं है। बात है इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है? तो जो नेता होता है या जो समूह होता है उसमें पहले भी हम देख चुके हैं कि केवल और केवल सामूहिक जो हित है, इनके अलावा और किसी प्रकार के हित का यहां अस्तित्व नहीं होता। तो सामूहिक हित कब होंगे? उसके जितने भी अनुयायी हैं उन सबको साथ लेकर चलेंगे, उन सबके बारे में सोचेंगे, वही एक उत्तम नेता का गुण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालकों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पाठ्येतर का मतलब है पाठ से जो अलग क्रियाकलाप हैं उनके लिए, या छात्र संघ चुनाव के, या कक्षा द्वारा मॉनिटर चयन के, या ताकतवर जो छात्र हैं उनकी शक्ति प्रदर्शन की। नेतृत्व के गुणों का विकास किस प्रकार हो सकता है कि पढ़ाने के साथ साथ ऐसे क्रियाकलाप दिए जाए। पाठ्येतर का मतलब होता है अलग, पढ़ाने के साथ साथ ऐसे जो क्रियाकलाप दिए जाए जिनसे नेतृत्व का विकास हो। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को अपने सदविचार का मतलब सुविचार से ही प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए, ताकि सभी शिक्षकों में सदविचार को प्रस्तुत करने की प्रेरणा व प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सके। कि जितने भी जो शिक्षक हैं उन सब में जो सदविचार हैं उनको जो प्रस्तुत करने की जो प्रेरणा है वो हो सके। या विद्यालय के जो समस्त छात्र हैं उनको प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद सदविचार से प्रेरणा प्राप्त हो सके। या प्रातःकालीन की जो बेला है, प्रातःकालीन जो समय है
उसमें छात्रों की जो सात्विक अभिवृत्ति है उनको समोन्नत किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके, या छात्र अपने शिक्षकों की महानता का आभास कर सके और अनुशासन संबंधी समस्याएं उत्पन्न न हो सके। सद्विचार होता है वो शिक्षकों के लिए ना होकर उस विद्यालय के सभी छात्रों के लिए होता है। किसके लिए होता है? छात्रों के लिए होता है। तो इनमें से अनुशासन वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। सद्विचार का मतलब होता है कि जो विद्यार्थी है उन गुणों को, उन विचारों को अपने जीवन में उतारे और उनसे प्रेरणा ले। तो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्यालय के जितने भी जो छात्र हैं उनको सद्विचार से प्रेरणा प्राप्त हो, उन विचारों को अपने जीवन में ढाल ले। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पड़ोस में कोई धार्मिक स्थल, आपके मतलब विद्यालय के पड़ोस में, आप शिक्षक उस विद्यालय के पड़ोस में एक धार्मिक स्थल है जहां लाउड स्पीकर पर काफी शोर होता रहता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है आप धार्मिक स्थल के प्रबंधन से लड़ेंगे, बिल्कुल गलत। या आप आसपास के लोगों से ध्वनि प्रदूषण संबंधी जागरूकता फैलाएंगे और उन्हें एकजुट करेंगे, या आप धार्मिक स्थल के जो अधिष्ठाता हैं उनसे पारस्परिक वार्तालाप के आधार पर समाधान चाहेंगे, या आप तटस्थ रहेंगे। तो आपको तटस्थ भी नहीं रहना, अब क्या करना है? धार्मिक स्थल के जो अधिष्ठाता हैं, जो नियोजक हैं, उनसे वार्तालाप के आधार पर समाधान निकालेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप अध्यापन जो व्यवसाय है उसकी प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। अध्यापन व्यवसाय या शिक्षण व्यवसाय, इन दोनों की इनकी प्रगति कब होगी? जब आपका जो शिक्षण है वो गुणवत्तापूर्ण होगा। इसके साथ ही शिक्षण छात्र केंद्रित होगा। शिक्षण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। इसके अलावा जो शिक्षण है वो बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए। इससे बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला होना चाहिए, तो ही आपका जो शिक्षण है वो प्रगति करेगा। तो इनमें से देखें, उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य या अधिकाधिक ट्यूशन कार्य या उत्तम जो पुस्तकें हैं उनका लेखन या शिक्षण कार्य से पलायन। तो शिक्षण कार्य से पलायन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसके अलावा देखें तो इनमें से शिक्षण से संबंधित जो ऑप्शन है वो केवल ए है, और इसमें कहा भी गया है कि जो शिक्षण है उच्च कोटि का होना चाहिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नेता को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। ऑप्शन ए, वह समूह पर अपना निरंकुश अधिकार जमाए, या वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, या वह समूह में सभी से व्यक्तिगत परिचय स्थापित करे और वह सभी अनुयायियों से मित्रवत व्यवहार करे। देखो, समूह का जो अस्तित्व है एक नेता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कि समूह का जो अस्तित्व है वो बना रहे। और अस्तित्व क्या कब रहेगा? जब समूह बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार की टूट नहीं होगी। और ये कब होगा? जब उसमें अनुशासन बना रहेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह समूह में उचित अनुशासन बनाए रखे, यह उस नेता का महत्वपूर्ण कार्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीसी संबंधित। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के टोली नायक या दल नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन है कि मेधावी छात्र को, या प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को, या शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र को, या आर्थिक रूप से संपन्न छात्र को। हम पहले देख चुके हैं कि एक नेता का जो व्यक्तित्व वो किस प्रकार का होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रभावशाली। तो यहां भी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र को एनसीसी के टोली नायक या दल नायक के रूप में चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशिक्षित व्यक्ति भी अनौपचारिक रूप में शिक्षा ग्रहण करता है, कैसे?
परिवार में रहकर, समाज में रहकर, और अपने जो साथी हैं उनके द्वारा, इनके द्वारा उसे जो शिक्षा प्राप्त होती है वो कैसी शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कहां से ग्रहण करता है? परिवार से, समाज से, और अपने साथी है, मित्र मंडली है, उससे। तो एक शिक्षित व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है अनुभव के द्वारा, या अनुकरण के द्वारा, या त्रुटि और प्रयास के द्वारा, या दंडात्मक प्रवृत्ति के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इनमें से देखें तो सबसे अधिक जो व्यक्ति सीखता है वो सीखता है अनुकरण के द्वारा। जैसे हम भी अनुकरण के द्वारा बहुत सी चीज सीखते हैं, जैसे भाषा हमने अनुकरण से सीखी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक जो निर्देशन है उसका व्यक्ति की जिंदगी में महत्व है? व्यवसायिक समायोजन में, या व्यवसाय चयन में, या व्यवसाय उन्नयन में, या व्यवसायिक अवरोधन में? देखो, व्यवसायिक निर्देशन क्यों दिए जाते हैं? ताकि व्यक्ति इधर उधर भटकने से अच्छा एक ही व्यवसाय पर अपना ध्यान केंद्रित करे। तो इनमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा व्यवसायिक समायोजन। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक व व्यवसायिक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद बालकों का भविष्य है वो अनिश्चित दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? आजकल जो प्रतियोगिता है वो अत्यधिक कठोर हो गई है, या सरकारी सेवाओं में रिक्तियां व नियुक्तियां बहुत हैं, या आजकल शिक्षा व व्यवसाय दोनों का राजनीतिकरण हो चुका है, या फिर आजकल प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकरी पाना चाहता है। तो क्या है, आजकल जो प्रतियोगिताएं जो है वो अत्यधिक कठोर हो गई है। इसी कारण अगर उत्तम प्रकार का शैक्षिक और व्यवसायिक निर्देशन होने के बावजूद भी जो बालक है या जो मेधावी छात्र है उनका भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, उसका कारण है कि जो प्रतियोगिताएं हैं वो अत्यधिक कठोर हो गई हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण जो व्यवसाय है उसका अनिवार्य तत्व है। शिक्षण व्यवसाय का अनिवार्य तत्व क्या है? अध्ययन में रुचि, या आकर्षक व्यक्तित्व, या फिर राजनीतिक प्रभाव, या गेमुआ रंग? तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब इन दोनों में से देखें तो एक शिक्षण को पहले भी हम देख चुके हैं, इसका कार्य क्या होता है? अध्यापन। लेकिन अध्यापन के साथ साथ समय के अनुकूल उसे अपडेट करना पड़ता है, और इसके लिए आवश्यक है कि उसके किस में रुचि हो? अध्ययन में रुचि हो। अध्ययन में रुचि होना भी आवश्यक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अध्यापक के नाते आप अपने छात्रों का बौद्धिक जो स्तर है उसे ज्ञात करने के लिए क्या उपाय करेंगे? छात्रों को गृह कार्य में एक प्रश्न देंगे तथा उसका मूल्यांकन करेंगे। अगला ऑप्शन है, छात्रों की कक्षा में लिखित परीक्षा लेंगे, या छात्रों का मौखिक रूप से मूल्यांकन करेंगे, या फिर छात्रों में आप एक पूर्व निर्मित श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। देखो क्या करना है, छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है वो ज्ञात करना है कि कौन से छात्र हैं उसका जो स्तर है वो औसत से ऊपर है और औसत से कम है। इसके लिए आपको पहले से एक योजना बनानी पड़ेगी। उस योजना में जो प्रश्न होंगे वो सभी प्रकार के होंगे, ताकि जो बौद्धिक स्तर में अंतर कर सके। कैसे? जो मंद बुद्धि वाले छात्र हैं या जो कमजोर छात्र हैं उनका पता लग सके। इसके अलावा जो औसत जो छात्र हैं उनका पता लग सके, और जो मेधावी या प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनका पता लग सके। तो आपकी जो योजना एवं तीनों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। तो इन तीनों प्रकार के प्रश्न हैं वो आपकी श्रृंखला में, आपकी जो मूल्यांकन है उसमें होनी चाहिए। तो अगर इनमें से देखें तो छात्रों से आप एक पूर्व निर्मित पहले से बनाई हुई श्रृंखला के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, ताकि जो बौद्धिक स्तर है, बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है उसके आधार पर छात्रों को आप विभेदित कर सके, पहचान सके। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राइवेट जो प्रबंधक कमेटी होती है उसके द्वारा संचालित विद्यालय में बल दिया जाता है।
छात्रों की शैक्षिक प्रगति पर, या विद्यालय की साज सज्जा पर, साज सज्जा की मेंटेनेंस पर, या शिक्षण गुणवत्ता के उन्नयन पर, या फिर विद्यालय की आर्थिक प्रगति पर। तो छात्रों की शैक्षिक प्रगति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का मतलब होता है कारण। शिक्षक दिवस मनाने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है उत्सव मनाना तथा छात्रों से तोहफे लेना, या डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन दर्शन और दार्शनिक विचारों से प्रेरणा लेना, या फिर छात्रों को डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताना, या अवकाश मनाना। तो अवकाश मनाना तो बिल्कुल गलत है, तोहफे लेना भी गलत है। इन दोनों में से देखें तो जीवन के बारे में बताने से अच्छा है कि वो अपने उनके जीवन दर्शन और दार्शनिक विचारों को अपने जो निजी जीवन है उसमें उतारे, उससे प्रेरित हुए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बालक की जो शैक्षिक उपलब्धि है वो उत्तरोत्तर लगातार गिरती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बालक यहां था, अब वो नीचे लगातार नीचे आता जा रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के उत्तम शैक्षिक परिणामों की प्रशंसा नहीं की जाती थी, या उसके जो पिता थे वो परिणाम पत्र पर केवल हस्ताक्षर करके अपने कर्तव्य की तीसरी समझते थे, या फिर उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे, या बालक में उपलब्धि विप्रेरणा का अभाव था। तो इनमें से कौन सा कारण है? देखो, लगातार गिरने का कारण हो सकता है कि बालक जब एक बार बालक ने उपलब्धि प्राप्त कर ली तो उसके बाद उसे पुनर्बल नहीं मिला, या उसकी प्रशंसा नहीं की गई। प्रशंसा है उसका तकनीकी, पुनर्बल है वो प्रशंसा का तकनीकी शब्द है, तो उसे पुनर्बल नहीं किया गया, उसे प्रेरित नहीं किया गया। तो यही कारण है कि उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो लगातार गिरती जा रही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके पूर्व के जो उत्तम शैक्षिक जो परिणाम है, पहले की जो उपलब्धि है उसकी प्रशंसा नहीं की, इसी कारण वो जो उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो लगातार गिरती जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उदंडता करने लगा, क्योंकि वह अपने माता पिता का लाडला था, या घर में वह अकेला बालक था, या उसके माता पिता दोनों ही अत्यधिक व्यस्त रहते थे, या वह ऐसे व्यवहार प्रदर्शन से अवांछनीय लाभ उठाने का आदी हो सकता है। बालक उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उदंडता कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो माता पिता है वो क्या है, व्यस्त है, और वो चाहता है कि उसकी ओर ध्यान दे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा आघात लगता है, क्योंकि बाल हृदय होता है वो कोमल होता है, या बालक भावुक प्रकृति के होते हैं, या बालक अपरिपक्व होते हैं, या बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। तो बालक स्नेह की अपेक्षा करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर ले जाने का आदेश देते हैं तो आप सोचेंगे आपका जो अमूल्य समय है वो बर्बाद हो जाएगा, या आपका छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा तथा दैनिक कार्यक्रम से मुक्ति मिलेगी, या फिर आपको भी छात्रों के साथ कुछ नवीन जानकारियां प्राप्त होंगी, या आप में भी नेतृत्व गुणों का विकास हो जाएगा। तो देखिए, पर्यटन से वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है, और अगर किसी चीज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, शिक्षण में किसी चीज का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो वो है वास्तविक अनुभव। सर्वाधिक प्रभाव वास्तविक अनुभव का पड़ता है, इससे उसमें अनुभव के आधार पर शिक्षण होगा आपका, या बालक अनुभव के आधार पर सीखेंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी है, उसे भी नई जानकारी प्राप्त होगी, उसे भी नया अनुभव होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप धूम्रपान के आदी हैं, विद्यालय में आप क्या सावधान रखना पसंद करेंगे? ऑप्शन ए, आप छात्रों से सिगरेट मंगाएंगे किंतु उनके समक्ष पिएंगे नहीं। ऑप्शन बी, आप स्टाफ रूम में बैठकर धूम्रपान करेंगे, या आप अन्य साथियों से विरोध करने पर स्टाफ रूम के सबसे कोने की कुर्सी पर बैठकर धूम्रपान करेंगे, या आप विद्यालय वातावरण का सम्मान करते हुए जहां तक संभव हो सके
हो पाएगा, आप सिगरेट नहीं पिएंगे। देखिए, जब आपकी किसी भी पद पर, किसी भी सरकारी पद पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपसे एक शपथ पत्र लिया जाता है, और शपथ पत्र में लिखा हुआ होता है कि न तो मैंने कभी धूम्रपान किया है, न मैं आगे धूम्रपान करूंगा। इस आधार पर विद्यालय में धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा कि विद्यालय का जो वातावरण है उसका सम्मान रखते हुए जहां तक संभव हो सके विद्यालय में, और संभव हो सके तो जो संपूर्ण जो जीवन है उसमें कभी भी धूम्रपान नहीं करें। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनी एसोसिएशन के बनाने का लाभ है। एल्यूमिनी एसोसिएशन क्या होती है कि जो पहले के जो छात्र होते हैं, पूर्व जो छात्र होते हैं उनका, और जो वर्तमान जो छात्र होते हैं, उनका, पूर्व छात्रों को वर्तमान छात्रों के साथ वो किया परिचय करवाया जाता है। इसके लिए जो एसोसिएशन होती है उसे एल्यूमिनी एसोसिएशन कहते हैं। ऐसे दोनों एक दूसरे से अनुभव ग्रहण करते हैं। तो देखिए इनका क्या लाभ है। गत वर्षों के छात्र और वर्तमान छात्रों के मध्य अंतर क्रियाओं का उन्नयन, या पूर्व छात्रों के अनुभव से वर्तमान छात्रों के लाभ की प्राप्ति, या उच्च पदस्थ पूर्व छात्रों की उपस्थिति से प्रेरणा लेना, या पूर्व छात्रों के साथ मौज मस्ती करना। तो इसका राइट आंसर होगा वो जाएगा एक, दोनों की अंत्यक्रिया करवाना, और अंत्यक्रिया के बाद जो छात्र है वो एक दूसरे से अनुभव ग्रहण करेंगे और उसका उनकी शैक्षिक उन्नति होगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण से संबंधित। देखो, कक्षा में संप्रेषण करने का लक्ष्य है ऑप्शन ए अधिगम, या अंत्यक्रिया, या विचारों का आदान प्रदान, या उपयुक्त सभी। देखिए अभी क्या है, ये प्री बीएसटीसी में आया हुआ है, पहले प्री बीएसटीसी में आया हुआ है। पहले क्या था, इस प्रश्न के उत्तर होते थे वो इस प्रकार दिए जाते थे, लेकिन अब केवल 3 और 0 ही मिलता है। पहले 3 2 1 0 से दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में पिछले साल से क्या कर दिया है, 3 और 0 नंबर दिए जाते हैं। तो पहले इसका उत्तर ए सही माना गया था कि संप्रेषण का जो लक्ष्य है वो ये है। इसमें 3 नंबर थे, इसमें 2 नंबर थे, इसमें 1 नंबर थे, और इसमें 0 नंबर थे। लेकिन देखा जाए तो कक्षा में संप्रेषण इन तीनों चीजों में काम में लिया जाता है। और सीखने के लिए भी संप्रेषण काम में लिया जाता है, और एक दूसरे से अंत्यक्रिया करने के लिए भी संप्रेषण काम में लिया जाता है, और विचारों का आदान प्रदान तो संप्रेषण का मूल उद्देश्य है ही। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा यहां। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी का मतलब है तकनीकी से, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी तकनीकी विकास हुए उनसे, इनके उपयोग के फलस्वरूप अध्यापक का कक्षा कार्य सरल हो गया है, या कठिन हो गया है, या बढ़ गया है, या वैज्ञानिक हो गया है। तो तकनीकी का उपयोग शिक्षा में होने से शैक्षिक जो प्रौद्योगिकी है इनके उपयोग से शिक्षक का जो कार्य है वो वैज्ञानिक हो गया है, या तकनीकी हो गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। देखो सूक्ष्म शिक्षण होता है, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण होता है जो आपकी जो प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान है, टीचिंग की जो ट्रेनिंग होती है, उन कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रशिक्षु अध्यापक, प्रशिक्षु शिक्षक, या फिर टीचर। इनमें शिक्षण कौशल के विकास के लिए, शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की। इसमें क्या होते हैं, शिक्षण होते हैं 5-5 10-10 मिनट में एक शिक्षण कौशल होता है, वो पूरा करवाया जाता है। तो एक तो विदेशी कोई मनोवैज्ञानिक हुए थे, एलन और रावण, इन्होंने कुल 14 शिक्षण कौशल दिए,
कुल 14 शिक्षण कौशल दिए। और एक भारतीय मनोवैज्ञानिक थे बी के पासी, इन्होंने भारतीय वातावरण के अनुसार, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसके अनुसार 13 शिक्षण कौशल दिए। तो ध्यान रखना इन दोनों का नाम, एलन और रावल ने 14 शिक्षण कौशल दिए थे और बी के पासी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार, भारतीय वातावरण के अनुसार 13 जो शिक्षण कौशल थे वो दिए थे। इनमें से अगर नाम देखा जाए तो प्रस्तावना कौशल, उद्दीपक परिवर्तन कौशल, उदाहरण या दृष्टांत कौशल, प्रश्न कौशल, इस प्रकार से कुल 14 प्रश्न को दिए एलन और रावल ने और बी के पास ने दिए 13 प्रश्न। ध्यान रखना ये जो छात्र है उनके लिए नहीं है, जबकि जो प्रशिक्षु जो शिक्षक हैं या जो पपिंग टीचर हैं या एक तरह से आप मान लो कि जो शिक्षक हैं उनमें शिक्षण का जो कौशल है उनको विकसित करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य भी यही है कि शिक्षण कौशल है उनका विकास किया जाए। तो ये छात्रों के लिए नहीं है, शिक्षकों के लिए, ये बात ध्यान रखने की है। विभिन्न कौशलों के विकास के लिए या पृष्ठपोषण या जो फीडबैक है उसके लिए या पाठ योजना पूर्ण करने के लिए या स्व मूल्यांकन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। कौशल कौन कौन से होते हैं मूल रूप से देख लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि या जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है उससे छात्रों में विकसित किया जा सकता है। देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि क्या होती है कि छात्रों को एक पहेली दे दी जाती है, उस पहेली से उनमें खोज करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। ऐसी पहेली दी जाती है कि उसमें उसे तर्क लगाना पड़े तार्किक क्षमता का विकास हो, या खोज को बोलते हैं अन्वेषण, अन्वेषण जो करने की प्रवृत्ति है वो उनमें विकसित हो। तो ऑप्शन ए है कि अन्वेषण करने की क्षमता या चिंतन करने की प्रवृत्ति या कल्पना शक्ति को या उपयुक्त सभी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। मस्तिष्क आंदोलित विधि या मस्तिष्क उद्वेलित विधि भी आ जाता है इसका आंसर। कभी कभी मस्तिष्क उद्वेलित जो मेथड है, जो विधि है वो भी दे देता है कभी कभी। तो ध्यान रखना, उससे सब अन्वेषण, खुद खोज करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। इसके अलावा चिंतन करने की प्रवृत्ति है उसका विकास होता है। एक ऑप्शन और आ सकता था यहाँ कि तो तार्किक जो क्षमता है उसका विकास होता है और कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि याद रखना, पहले कोई पहेली ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिससे खोज करने की जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रायः एक अध्यापक सर्वाधिक आनंद की प्राप्ति होती है छात्रों से प्रश्नोत्तर के दौरान या छात्रों द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर या संप्रेषण की जो सार्थकता सिद्ध होने पर या छात्रों के उत्तम परीक्षा फल पर। तो अध्यापक कब सिद्ध होगा? जो उसने संप्रेषण किया है, जो उन्होंने सिखाया है उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाए, वो सफल हो जाए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने वरिष्ठ छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए प्रभुतापूर्ण, मित्रतापूर्ण या समतापूर्ण या कटुतापूर्ण। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मित्रतापूर्ण। अगला क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम में लिखित सामग्री, संपर्क कार्यक्रम और दूरदर्शन के प्रयोग से संप्रेषण को जीवित नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दूरवर्ती शिक्षा का कभी कभी दूसरा नाम देखने को मिल जाता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार। जो आप डिस्टेंस से, कोटा ओपन से या इग्नू से जो पढ़ाई करते हो वो सब दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा में आते हैं। तो इनमें जो लिखित सामग्री है उनकी और संपर्क जो कार्यक्रम है, इसके अलावा जो दूरस्थ जो दूरदर्शन है, इनके प्रयोग से जो संप्रेषण होता है उसे जीवंत नहीं बनाया जा सकता। क्यों? छात्र और अध्यापक के मध्य कोई अंतर प्रक्रिया नहीं होती, या छात्र और अध्यापक में निकट संपर्क नहीं होता, या छात्र और अध्यापक जैसा औपचारिक संबंध नहीं होता, या यह शिक्षा के साथ धोखा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र और अध्यापक के साथ औपचारिक संबंध नहीं होता।
कि छात्र जानता ही नहीं कि अध्यापक कौन है, या अध्यापक एक तरह से मान लो कि होता ही नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार भी इसका दूसरा नाम है। इसमें क्या होता है कि दूर बैठे बैठे लिखित सामग्री आप तक पहुंचाई जाती है और उसी के आधार पर आपकी जो परीक्षाएं होती है वो ली जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण जो समाज है वो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं देता, क्योंकि शिक्षा के द्वारा वह दुस्साहसी हो जाती है, या वह गृह कार्य के प्रति उदासीन हो जाती है, या वह विद्रोही हो जाती है, या वह तर्क देने लग जाती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह तर्क देने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, आप एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से बस्तियों में कार्यक्रम चलाना पसंद करेंगे। ऑप्शन ए है साक्षरता, या स्वच्छता, या स्वास्थ्य सजगता, या राजनीतिक सक्षमता। तो आपका कार्य क्या है? शिक्षण और साक्षरता से आपका संबंध है, और इन चीजों से तो इतना ज्यादा संबंध नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए शिक्षकों में होनी चाहिए तीव्र इच्छा शक्ति, या उदासीनता, या उत्साह, या अकर्मण्यता। तो अकर्मण्यता और उदासीनता तो नहीं होनी चाहिए, उत्साह और इच्छा शक्ति में ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन बालकों को सिखाने के लिए उनमें तीव्र इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है और हर बार परीक्षा में 5 से 10 क्वेश्चन व्यवहारिक आते हैं, तो ध्यान रखना। नगरीय क्षेत्र में बाढ़ आने पर आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे, बाढ़ का अवलोकन करें और एक निबंध लिखें, या बाढ़ पीड़ित की सहायता करें, या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के खाने पीने का प्रबंध करें, या बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लोगों का मजाक उड़ाएं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता की जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि आप विद्यालय भवन की दीवारों पर छात्रों को थूकते हुए देख लेते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऑप्शन ए है आप उन्हें उसी समय टोकेंगे और समझाएंगे, या आप उन्हें अगले दिन सुबह प्रार्थना स्थल पर दंडित करेंगे, या आप वरिष्ठ छात्रों की अनुशासन कमेटी को यह कार्य सौंपेंगे, या आप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें उसी समय टोकेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा कार्य को नियमित ढंग से करने से उनमें स्वावलंबन की भावना का विकास होता है, या स्वतंत्रता का विकास होता है, या आत्मविश्वास का विकास होता है, या फिर अरोचकता का विकास होता है। तो नियमित कार्य करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास का विकास होता है। अगला प्रश्न है, छात्रों को निर्देशित करने की अध्यापकों में असीम क्षमताएं होती हैं, क्योंकि वे छात्रों पर निरंकुश राज करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत है। या छात्र आज्ञाकारी होते हैं, या शिक्षक समाज में छात्रों की आशा का केंद्र होते हैं, आशा का स्रोत होते हैं, या शिक्षक माता पिता का कार्य भी संभाल लेते हैं। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक होता है वो समाज और छात्रों की आशा केंद्र होता है, उनकी आशा का स्रोत होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।